क्योंकि इस वन शॉट वीडियो रहने वाली है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। चाहे आप क्लास 12th में हो, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो, जिस जिस कोर्स में आपका ये चैप्टर इंक्लूडेड है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली होगी। हम पूरा पोर्शन बहुत ही इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा प्लीज़, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा मैं आपको समझा जाता हूँ वैसे वैसे प्लीज़ आप इसको नोट करते जाइएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है सर? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो मुझे जरा एक बात बताइए क्लियरली, इसके नाम के आगे क्या लगा हुआ है सर? नॉट। वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी। अगर प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनी तो क्यों बनी है सर? सोसाइटी को सर्व करने के लिए, अपने मेंबर्स को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। जैसे आपका चैप्टर का नाम है एनपीओ। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ये कुछ कल्चरल के ऊपर या एजुकेशनल के ऊपर या हेल्थ के ऊपर या पब्लिक रिलेशंस के ऊपर इसके लिए बनती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो एग्जाम्पल्स आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, ये सारे हमारे एनपीओ में आती हैं। तो सर एक बात बताइए, ये सब इतना करती हैं, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा मेनली जो इनके पास मेन सोर्स होता है पैसे का, वो इनके मेंबर्स जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, वो इनको या तो डोनेशंस देते हैं या इनकी कुछ मेंबरशिप फीस होती है वो देते हैं इनमें ज्वाइन करने के लिए, या इनका सब्सक्रिप्शन चार्जेस होते हैं वो देते हैं। मेन जो ज़रिया होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पैसों का, वो ये होता है या तो इनको डोनेशन मिलेगी, या इनके कुछ मेंबरशिप चार्जेस होंगी, या इनके पास सब्सक्रिप्शन होगी, है ना। तो फंड बेसिकली जो रिसीव होता है हमारे एनपीओ में वो ये होता है, डोनेशन होती है, मेंबरशिप फीस या इसको हम एंट्रेंस फीस भी कह सकते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है, लोन होता है, या ग्रांट्स होती हैं। ग्रांट्स क्या होती हैं? ग्रांट्स या तो कोई गवर्नमेंट देती है इन्हें, या कोई संस्था देती है, या तो कोई इंस्टीट्यूशन देगी या कोई गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। तो यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपको इसमें 3 अकाउंट समझने हैं। एनपीओ में हमारे 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द थर्ड वन बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट बनते हैं आपके, जिसमें से इसके अंदर भी जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, फंड बेस्ड अकाउंट होता है, वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये 3 अकाउंट बनते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। 1 बाय 1 हम तीनों को समझेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? ये एक तरीके से समरी है, ये एक तरीके से समरी होती है हमारी कैश रिसीप्ट की और कैश पेमेंट की। एक साल के अंदर कंपनी के पास कितना पैसा आया, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, उन सभी को हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक साल के अंदर कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये बिल्कुल कैश बुक की तरह काम करती है।
ये साइड होता है इसका रिसीप्ट साइड, डेबिट साइड इसको कहते हैं, और ये साइड होता है CR यानी कि पेमेंट साइड। ये आपका रिसीप्ट साइड, रिसीव अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। जो भी पैसा आता जाता है उनके नाम से हम यहाँ पे इनको शो करते जाते हैं। इनकी जो शुरुआत होती है वो होती है ओपनिंग बैलेंस से, जिसको हम ऐसे शो करते हैं टू बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। या तो आपको कैश दिया होगा या कैश इन हैंड, या बैंक दिया होगा या कैश एट बैंक, इन सबको नोट करके टोटल बाहर। ऐसे ही जब हम इनको क्लोज करते हैं तो बाई बैलेंस, जब आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो डेबिट साइड के टोटल को करके क्रेडिट साइड टोटल को माइनस करते हो, जो पैसा बचता है वो आपका कैश इन हैंड कहलाता है। यानी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जितना भी पैसा आपको मिलेगा, जितना भी पैसा आपको मिलेगा वो सारा रिसीप्ट साइड में, और जितना भी आपके पास से पैसा जाएगा पेमेंट साइड में। सर अगर ये साइड ज़्यादा आ गई, ये साइड कम आई तो यहाँ पर आ जाता है टू बैलेंस CD। अब ये साइड कम हो गई तो यहाँ हम डालते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो माइनस में चला गया। इस तरीके से तो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। काफ़ी ज़्यादा ईजीली है, काफ़ी ज़्यादा ईजीली है ना। इसमें मतलब कि बस आपको ये देखना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ बोलता हूँ। जैसे मान लो आपको कैश बैलेंस दे रखा है 1 तारीख का, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा स्टार्टिंग में टू बैलेंस। आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है, सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास फंड रिसीव्ड है NPO के पास, सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। डोनेशन कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में। एंट्रेंस फीस, रेंट, है ना। अब ये रेंट है, रेंट आपको देखना है हमें मिला है या हमने दिया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम पेड करेंगे, टैक्सेस हम पेड करेंगे, सैलरी एंड वेज हम पेड करेंगे। बेसिकली जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सबको आपको इसमें डाल देना है रिसिप्ट साइड में। तो बेसिकली जो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड है वो आपका सबसे ज़्यादा इजी अकाउंट है इस पूरे NPO में। और बहुत ही रेयर चांस ऐसा हो सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या करेंगे सर? डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट जो भी पैसा आ रहा है, और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट जो भी पैसा जा रहा है। सेकंड अकाउंट समझने वाला है बहुत ज़्यादा, इस जिसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है कि जो आपकी NPO है वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो बनी नहीं है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाती नहीं है। तो इसके बदले ये बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो मैं कह सकता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह बनेगा। यस सर। जितनी भी इनकम होगी या गेन होंगे वो जाते हैं क्रेडिट साइड, और जितने भी खर्चे होंगे और लॉसेस होंगे वो जाते हैं डेबिट साइड। ध्यान से समझिएगा, जितने भी इनकम होती है, यहाँ पे जितने का मतलब है मैं बताऊंगा कौन सी इनकम कौन सा गेन। जितनी भी इनकम होती है, जितने भी गेन होते हैं वो क्रेडिट साइड जाते हैं, और जितने भी खर्चे होते हैं वो सब डेबिट साइड में आते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि डिफरेंस किसका ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस यानी कि इनकम साइड का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट साइड में हम सरप्लस डाल के उसको बैलेंस कर देते हैं, और अगर एक्सपेंसेस का टोटल ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड में हम डेफिशिएट डाल के उसे शो कर देते हैं। समझी बात? यस सर। अब जो इसका बैलेंस है वो कहाँ जाता है? जैसे मैंने अभी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करी, वहाँ आपने देखा होगा बैलेंस, एक आपको ओपनिंग बैलेंस था और एक आपका क्लोजिंग बैलेंस था। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट भी 2 तरीके की होती हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैश वाला बैलेंस था, बैंक वाला बैलेंस था, वो एसेट साइड में आएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैश वाला बैंक बचेगा या बैंक वाला बचेगा वो एसेट्स में आएगा। लेकिन अगर सर वो वाला फंडा हो जाए, तो पेमेंट वाला ज़्यादा हो जाए या बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा लायबिलिटी में शो करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट, इसमें जितने भी खर्चे आते हैं वो सब रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मतलब
रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनके जो बेनिफिट हैं वो उस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही खत्म हो जाए। अकाउंटिंग पीरियड आपका कब शुरू होता है? 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर होते हैं। आप खर्चा क्यों करते हो? आप कोई भी खर्चा क्यों करते हो? उनसे कुछ ना कुछ तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, सैलरी जाहिर सी बात है महीने वाइज दोगे। 1 महीने की आपने सैलरी दी तो इसका बेनिफिट 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक, आपने अभी आपका वर्ड आता है होनोरेरियम पेड। होनोरेरियम समझाऊंगा मैं अभी क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये जानना है कि जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? वो खर्चे जो खर्चा 1 साल के अंदर ही उसका बेनिफिट खत्म हो जाएगा, वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। और ये खर्चे हमारे जो बिजनेस है उसको करते करते में ही होते हैं, उसी के अंदर आने वाले सारे खर्चे होते हैं। और ऐसे ही जब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? पहली बात डेबिट साइड में जाएंगे। ऐसे ही इसमें जो इनकम आती है वो आती है रेवेन्यू इनकम। अब सर रेवेन्यू इनकम का मतलब क्या है? रेवेन्यू इनकम भी सेम इसी तरह काम करती है। रेवेन्यू रिसीप्ट या इनकम जो भी है वो रिसीप्ट होती है हमारी जो बिजनेस किया हमने, हमारे जो बिजनेस की एक्टिविटी है उसी से हो रही है, और जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो आपको कुछ टाइम बाद दोबारा मिलेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फीस, फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, रेंट रिसीप्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये सारी हमारी रेवेन्यू इनकम कहलाती है। तो सर कौन से खर्चे या कौन सी इनकम नहीं आते? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों खर्चे आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, और दोनों इनकम आती है, रेवेन्यू इनकम भी और रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी। ठीक है ना, फ्लो में गलत बोल गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आती है और रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम भी आती है ना। चलिए अब कौन सी नहीं आती? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आता। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये वो खर्चा होता है जो आपने अगर एक बार कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा, और 1 साल से ज़्यादा मिलेगा तो वो अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे आपने कोई एसेट्स खरीदी, आपने कोई लैंड बिल्डिंग खरीदा, ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही आपका कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है? जो आपकी रिसीप्ट जो कि हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं थी या फिर किसी डोनर ने दिया है ना, तो ये हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आती। ठीक, उसके बाद और क्या आता है? वो खर्चे आते हैं जो नन कैश होते हैं, यानी कि जिससे ना तो पैसा आया ना गया लेकिन फिर भी हमारा खर्चा हुआ, जैसे कि डेप्रिसिएशन। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, कैपिटल इनकम नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? परचेज ऑफ लैंड वगैरह नहीं आएगा। कैपिटल रिसीप्ट का डोनेशन फॉर किसी स्पेसिफिक पर्पज से डोनेशन मिली तो नहीं आएगी, वो हम आगे समझेंगे। तो अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लियर हुआ होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। अब मैं इसका जो आपको थोड़ा फॉर्मेट क्लियर करूँगा और फॉर्मेट से ही समझाऊंगा आपको कि कौन सी चीज़ को हमें कहाँ करना है। चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपकी डेबिट साइड, और डेबिट साइड मैंने क्या बताया था सर? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी आपको एक चीज़ और अच्छी बताऊंगा कि कौन से खर्चे कहाँ कहाँ डालते हैं। आप कंफ्यूज होते हैं कि सर कौन सा खर्चा कहाँ आएगा, वो भी क्लियर करूंगा। एक्सपेंडिचर और ये इनकम, ये अमाउंट। ठीक, अब सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर में जो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि आपको उन खर्चों के साथ साथ देखना पड़ेगा कि कहीं आपको उनके लिए एडजस्टमेंट तो नहीं दे रखी। जैसे मैंने बात करी सैलरी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो भी अकाउंट आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो इसी साल से रिलेटेड आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं 31 मार्च 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें कहां से लेकर कहां तक आएगा?
1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक के ट्रांजैक्शन आएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यानी कि सैलरी साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है कुछ, तो मुझे बताओ साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है तो इसी साल की तो है। यस सर, इसी साल की है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, इसी साल की है तो ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में हो सर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, सैलरी कुछ आउटस्टैंडिंग है साल के शुरुआत में ही, जब साल के शुरुआत में ही आउटस्टैंडिंग है तो पिछली साल की होगी, इस साल की तो है नहीं। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इसमें सिर्फ इसी साल से मतलब है, पिछली साल की अगर कोई है आउटस्टैंडिंग तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरी है। ठीक, ऐसे ही बात आती है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, वैसे सब्सक्रिप्शन हमारा कहाँ, रिसीप्ट एंड पेमेंट में कहाँ आता है, रिसीप्ट साइड में, और यहाँ इनकम में आएगा क्योंकि हमें मिलता है बाय सब्सक्रिप्शन। लेकिन अब इस सब्सक्रिप्शन का ही फंडा समझिए, सब्सक्रिप्शन का ही पूरा लोचा रहता है आपके इस क्वेश्चन में। देखिए 2 से 3 ट्रिक मैं आपको बताऊंगा सब्सक्रिप्शन की, उसमें आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। सब्सक्रिप्शन, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये मतलब है कि इस साल कितना आया। तो वर्डिंग सुनना, क्वेश्चन में मान लो हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है कुछ भी 80,000 दे रखा है। अब कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं, कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखे हैं। सर कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि आपको साल की शुरुआत में, साल की शुरुआत में आपका कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। मुझे बताइए आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, या तो आपको ये दे रखा होगा या आपको डेट दे रखी होगी। तो डेट तो आप पहचान लोगे कि आप किस ईयर का बना रहे हो। जैसे मान लो आप 15-16 का बना रहे हो तो ओपनिंग क्या होगा, 1 अप्रैल और लास्ट 31 मार्च। ऐसे मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग दे रखी है इन द बिगनिंग की, क्या सब्सक्रिप्शन का जो आउटस्टैंडिंग शुरुआत का दे रखा है वो इसी साल का है या पिछली साल का है। सर पिछली साल का है, तो इस साल में आएगा या नहीं आएगा, नहीं सर लेस हो जाएगा क्योंकि वो पिछली साल का है। क्लियर है, यस सर क्लियर है। लेकिन यहां पर एक पॉइंट मेरी जान याद रखना अच्छे से, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होते हैं 2015, 2016 और 2017, और आपको यहाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है, यहाँ भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है और यहाँ भी सब्सक्रिप्शन दे रखा है। अब मान लो यहाँ सब्सक्रिप्शन दे रखा है 8,000 का, ठीक, और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ने दे रखा है कि 2016 में जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 2015 के 5,000 आउटस्टैंडिंग है। यानी कि 2015 कितने इंक्लूड है, 5,000 इंक्लूड है, 8,000 इंक्लूड नहीं है, 5,000 इंक्लूड है। तो माइनस कितने करोगे, सर 5,000 ही तो करेंगे, जितने इंक्लूड हैं उतने ही तो माइनस करेंगे। यहां बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको इस टाइप के सब्सक्रिप्शन में दिक्कत आती है, तो वो मैं अभी और आगे आएगा तो वहां भी समझाऊंगा, वहां भी क्लियर करूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आई कि आपको बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है तो पिछली साल का लेस कर देंगे। बाकी ये भी मैंने फंडा बताया, चिंता मत करिए, वीडियो में ऐसे सारे फंडे क्लियर कराने वाला हूँ, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो जाए, फंडा एक वीडियो में क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए सर, आपने हमें ये बता दिया कि जो आउटस्टैंडिंग होता है इन द बिगनिंग में सब्सक्रिप्शन का, वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। आउटस्टैंडिंग सर खर्चों का ही बताया था आपने, वो भी लेस हो जाता है। जी हाँ बेटा। अच्छा मुझे बताओ साल का आउटस्टैंडिंग, यानी कि आउटस्टैंडिंग इन द एंड ऑफ ईयर, जब साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है तो बेटा मुझे ये बताइए ये किस साल का है, इसी साल का है। इस साल के जो लास्ट का आउटस्टैंडिंग है वो इसी साल का है। यस सर इसी साल का है। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक रूल फॉलो करता है कि सर मुझे तो इसी साल से मतलब है। ये तो आपका हो गया। अब आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे बताइए जब आप किसी चीज का एडवांस देते हैं तो आगे आने वाले जो बेनिफिट्स हैं उसे लेने के लिए या पीछे जो बेनिफिट्स लिए उसे लेने के लिए। जाहिर सी बात है, क्लास 9th में आपने फीस एडवांस जमा करी तो किसके लिए करी होगी, आने वाली 9th के लिए, या 10th की शुरुआत में करी तो आने वाले 10th के लिए। ऐसे ही जब आपको सब्सक्रिप्शन होगा एडवांस रिसीव साल की शुरुआत में, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द बिगनिंग, तो वो किसके लिए, इसी साल के लिए तो है। यस सर इसी साल के लिए है। क्या कर दूं मैं से, ऐड कर दो सर। अच्छा, अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड
इन द एंड हो, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन द एंड, यानी कि साल के एंड में हमें सब्सक्रिप्शन मिला एडवांस, तो इस साल के लिए क्या? नहीं सर, जब साल के एंड में मिला तो वो अगली साल के लिए, तो क्या होगा? ये लेस हो जाएगा। ये तो 4 बेसिक फंडे होते हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। लेकिन कुछ फंडे मैंने आपको बताया कि इतना इंक्लूड होता है, इतना इंक्लूड नहीं होता, उसके लिए मैं आपको 1-2 क्वेश्चन भी अभी अभी करवा दूंगा साथ में ही, ताकि वो क्लियर हो जाए। अब आपको समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है, ये क्लियर हुआ होगा आपका? यस सर। वीडियो को देखने के बाद भी कोई डाउट रह जाता है ना, तो कमेंट कर दीजिएगा बेटा। वैसे मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करूंगा काफ़ी अच्छे से। अभी मैंने आपको बताया कि आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में हमने सैलरी डाली, उसका ट्रीटमेंट बताया, और क्रेडिट में हमने सब्सक्रिप्शन डाला, उसका ट्रीटमेंट बताया। अब मैं विदाउट फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट डेबिट साइड के। रेंट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, भाई जाहिर सी बात है रेंट हमें हर महीने देना पड़ेगा, है ना? या फिर रेंट का जो बेनिफिट है वो आप कब तक उठा सकते हो, वो डिपेंड करता है। रेंट में भी आपको देखनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। रेंट में क्या एडजस्टमेंट देखनी पड़ेगी? कितना पेड करा है, कितना पेड नहीं करा है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप, भाई जाहिर सी बात है आप पैसे जमा करते हो, तिमाही करोगे, क्वार्टरली करोगे, ईयरली करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको ये देखना है कि कहीं आपने पहले से ही तो प्रीपेड नहीं कर दिया, यानी कि आने वाले टाइम का भी तो प्रीपेड नहीं कर दिया। अगर कर दिया है तो उसे क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। ये सब मैं डेबिट साइड के बता रहा हूँ। ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हॉनोरेरियम है। ये हॉनोरेरियम क्या होता है? हॉनोरेरियम का मतलब क्या होता है कि कोई आपका जो एनपीओ है उसका ना मेंबर था, ना ही सब्सक्राइबर था, कोई नहीं था, फिर भी उसने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे आपको बेनिफिट हुआ, या आपके लिए कोई भी काम किया, तो आप उसके बदले उसे कुछ पैसा देते हैं, जिसे हम हॉनोरेरियम बोलते हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिशिएशन, कोई भी फिक्स एसेट्स है उसे बेचकर घाटा हुआ तो डेबिट साइड में डालेंगे, उसे बेचकर फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड में डालेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, अभी ये सब सीखेंगे इन सब के बारे में। ये तो बात हुई मेरा डेबिट की। क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड में हमारा एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब आपको नहीं मालूम कि डोनेशन किस पर्पस के लिए मिली है। लीगेसी डोनेशन जनरली मान लो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रेंट, यहाँ पे रेंट आपको मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी कि कौन सी डेबिट साइड आती है और कौन सी क्रेडिट साइड आती है। अब मैं पहले इसके आगे समझाऊंगा आपको बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेन पॉइंट छुपे होते हैं आपको इनको जानने के लिए, कंज्यूमर गुड्स वाला टॉपिक सब। बस प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरी एंड तक, भागने की कोशिश मत करिएगा बेटा, नुकसान हो जाएगा 10 नंबर का। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट तक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनने के बाद बनाया जाता है। ठीक, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस हो रहा है, सरप्लस या डेफिशिएट हो रहा है, वो डिपेंड करता है, उसी से आपका मालूम पड़ता है कि कैपिटल फंड कैसा हुआ। कैपिटल फंड क्या होता है? कैपिटल फंड एज ये जो हमारी लायबिलिटीज होती है वहां शो किया जाता है कैपिटल फंड। तो जो आपका सरप्लस आया हो या डेफिशिएट आया हो वो यहाँ शो होता है। अगर आपका सरप्लस आया है या डेफिशिएट आया है, जो भी आया है, लेकिन इस कैपिटल फंड को निकालने के लिए एक बैलेंस शीट बनती है, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि साल की शुरुआत की बैलेंस शीट। बेसिकली कैपिटल फंड का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये तो फॉर्मेट फंडा होता है। अब जो ओपनिंग बैलेंस शीट है, ये मान लो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट आपको शो कर रहा हूं, यहां आपकी लायबिलिटीज है और यहां आपकी एसेट्स है। अब ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है और ये किस तारीख की होगी? 1 अप्रैल की होगी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें क्या करना पड़ता है कि साल की शुरुआत में 1 तारीख को क्या क्या चीजें दे रखी हैं आपको, वही आएंगी 1 तारीख की। ठीक है ना? जैसे आपने पढ़ा होगा, अभी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बात कर रहे थे, तो वहां आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, कैश का है, बैंक का, वो दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद साल की शुरुआत में जो भी हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुए हैं वो आ जाएंगे, किसी एसेट्स की वैल्यू दे रखी है वो आ जाएगी, यहाँ कोई लायबिलिटी दे रखी है वो आ जाएगी, और आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे आएगा? इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड टोटल से माइनस करेंगे, और जो बचेगा वो आपका आएगा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड का मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी।
लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है सर, क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ आपको जब ही बनानी है जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड दे ही नहीं रखा, या फिर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड आपको नहीं दे रखा। कैपिटल फंड आ गया, उसके बाद हम कौन सी बैलेंस शीट बनाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनता है? सेम ऐसे ही, लेकिन उसकी डेट क्या होती है? 31 मार्च की होती है। तो जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी बातें? सबसे पहला, भाई आपको ये तो मालूम है यहाँ लायबिलिटीज आएगी, यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स अमाउंट, ये तो मालूम है। यस सर। पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या होंगे बेटा आपके? जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है, जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है, उस फिक्स एसेट्स को डिटरमाइन करने से पहले, वैल्यू डालने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि उसकी वैल्यू क्या थी, क्या हमने कोई सेल करा उसमें से, या कोई डेप है उसमें, और या हमने परचेज करा, उसकी वैल्यू क्या थी। अगर हमने उसमें से कोई पोर्शन बेच दिया तो माइनस कर देंगे, डेप लगा वो भी माइनस कर देंगे, और अगर परचेज करी तो वो प्लस करेंगे। इतना करने के बाद फिक्स एसेट्स की वैल्यू हम शो करते हैं। फिक्स एसेट्स की वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू कहाँ जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। अगर हमने सेल करा है, सेल करने पर गेन हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, डेप लगा है तो डेप कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। ये बात हमें ध्यान रखनी है फिक्स एसेट के टाइम पर। दूसरा पॉइंट हमारा लोन। अगर हमने लोन लिया है या वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कहीं भी शो हो रहा है ना, तो अगर हमने उसका कुछ पेमेंट कर दिया है, तो लेस करके, जैसे मान लो 7,000 का लोन था और 2,000 का पेमेंट कर दिया है, तो कितने बचे? 5,000। इस 5,000 को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। वही मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट आपका एडवांस। अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में या पेमेंट साइड में कोई आपको एडवांस दे रखा है या रिकवरी ऑफ लोन दे रखा है रिसीप्ट साइड में, तो इसको हम कहां शो करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये सारी वैल्यू जो मैं बताता जा रहा हूं काफी ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक। देन उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अगर आपके पेमेंट साइड में कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड के पेमेंट साइड में, और आपने इन्वेस्टमेंट रिलाइज भी दे रखा है, यानी कि रिसीप्ट साइड में आपको दे रखा है इन्वेस्टमेंट रिलाइज, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिखेंगे तो उसमें जो रिलाइज की वैल्यू है उसे जोड़ कर लिखेंगे, ठीक है ना। और कुछ हमारे एडजस्टमेंट होते हैं बेटा। एडजस्टमेंट आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में शो करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स में शो करेंगे। अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी हमारी लायबिलिटी है। और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब हमारी एसेट्स है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और लास्ट आपको बैलेंस शीट में क्या देखना है? बैलेंस शीट में आपको ये देखना है कि जो आपका कैपिटल फंड है और इनकम एंड रिसीव में क्या हुआ है, सरप्लस या डेफिशिएट। अगर सरप्लस हुआ है तो कैपिटल फंड में वो सरप्लस ऐड हो जाएगा, और अगर डेफिशिएट हुआ है तो सरप्लस फंड में वो डेफिशिएट माइनस हो जाएगा, ठीक। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट का पूरा ढांचा अच्छे से एक बार समझाता हूं, उसके बाद मेन बात चलेगी हमारी फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, और आपका सब्सक्रिप्शन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और कंज्यूमर गुड्स वाला जो कि 3 नंबर में कवर होता है आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात कर रहा हूँ लायबिलिटीज की। ये बैलेंस शीट है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटी में सबसे पहले आप डालते हैं कैपिटल फंड, जो कि हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला है या फिर हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। कैपिटल फंड हो सकता है, या कोई जनरल फंड हो सकता है, या कॉर्पस फंड हो सकता है, कोई सा भी फंड हो सकता है। अब इसमें हम यहाँ डालेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना था, जो या तो क्वेश्चन में दे रखा हो या आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? अगर हमें सरप्लस हुआ है तो जोड़ेंगे, और डेफिशिएट हुआ है तो क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ठीक। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहीं क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक फंड तो नहीं दे रखा। स्पेसिफिक फंड यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज से, जैसे आपका बिल्डिंग फंड, तो इसके लिए अलग से हम नाम पे डालेंगे बिल्डिंग फंड। इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा वो हम डालेंगे। और अगर हमें इसके लिए कोई डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो सब इसमें जोड़ देंगे। अगर इसमें से कोई खर्चा हुआ है वो हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे,
ठीक, ऐसे ही आपका स्पोर्ट्स फंड, लिए हम शो लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ बेटा, लाइबिलिटी में ही शो करेंगे, वो वहाँ नीचे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ शो कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके लिए अगर डोनेशन मिला है, इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टमेंट करके, या कोई है ना, और खर्चा हुआ है तो उससे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद आपको मालूम ही है करेंट लायबिलिटीज आती है। करेंट लायबिलिटी आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, याद रखना इस लाइन को, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपके लिए क्या है सर, हमारे लिए ये लायबिलिटी है, और जो आपका ये आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं ये आपकी क्या है, एसेट्स रह जाती है, ठीक है, एक्रूड वाली। तो ये सब बात थी लायबिलिटीज की। अब हम बात करेंगे एसेट साइड की, बैलेंस शीट के एसेट साइड की। बैलेंस शीट के एसेट साइड की सबसे पहले फिक्स एसेट्स आएंगे सारे, और फिक्स एसेट में आपको देखना है वही जो मैंने अभी लॉजिक बताया था, सेल, परचेज और डेप वाला, ठीक है ना। बिल्डिंग दे रखा है तो कोई भी एसेट दे रखी है तो उसके बाद करेंट एसेट्स सारी, और आपका ये बैलेंस शीट हो जाती है। ये तो पूरे एनपीओ का ढांचा था कि हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट में क्यों क्या और कैसे करते हैं। लेकिन इसके अंदर के अधूरे भी पार्ट हैं। सबसे पहला फंड बेस्ड अकाउंटिंग, बहुत अच्छे से समझना, सब चीज समझाऊंगा, इसीलिए ये वन शॉट है ना। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी जो एनपीओ को फंड मिलता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज से मिलता है, कोई एक स्पेसिफिक काम करना है। जैसे हमें डोनेशन रिसीव हुई, डोनेशन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। भाई डोनेशन किसके लिए, मालूम होगा ना आपको, डोनेशन मिली किस चीज के लिए। तो ये हमारा सबसे पहले कहाँ शो होगा सर, पहले आपका ये जाएगा बैलेंस शीट में, अपने आप के अकाउंट से, सेपरेट अकाउंट से बनेगा, ठीक। इसमें जो भी होने वाली इनकम है, इस फंड में जो भी होने वाली इनकम है वो सब इसमें जोड़ दी जाएगी, और जो भी होने वाले खर्चे हैं वो सब इसमें घटा दी जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपको फंड दे रखा है प्राइस फंड, प्राइस फंड आपको दे रखा है। अब प्राइस फंड में मिलने वाले आने वाले सारे पैसे, डोनेशन, इंटरेस्ट और टिकट सेल करी, वो सब इसमें जोड़ देंगे, और इसमें होने वाले सारे खर्चे इसमें से लेस कर देंगे, ठीक। आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है, क्या, आपने इस फंड का टोटल किया, इस फंड का टोटल करते समय जो टोटल आया है वो आ रहा है माइनस में आ रहा है। उस समय आप इसको यहां ट्रांसफर नहीं करोगे, उस समय आप इसको ट्रांसफर करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा डेबिट साइड में, अगर ये टोटल माइनस में आ रहा है। आप चाहो तो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर इशू करा है वहां पर ये ट्रिक दी है। देखिए मैं आपको दो चीज समझा रहा हूं, समझना। प्राइस फंड है, दो प्राइस फंड है, आप खुद बताएंगे इसका आंसर। देखिए यहां प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, और यहां प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, ठीक। डोनेशन क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों में, डोनेशन ऐसे हुआ 10,000 का, और इसमें वो डोनेशन 5,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट अर्न, हमने कुछ पैसा जमा किया था प्राइस फंड के नाम से, वहां पे हमें इनकम हुई, इसमें हुई है इनकम 8,000 की, जोड़ेंगे, यस सर। और इसमें भी इनकम हुई है 1,500, जोड़ेंगे, यस सर। एक्सपेंसेस इनकर्ड, प्राइस के खर्चा हुआ है 7,000 का, तो इसका टोटल आएगा आपका 1,11,000, लेकिन ये प्लस में है, जाहिर सी बात है, यस सर। इसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए हैं 20,000 रुपए के, आपको दिख रहा है 10,000, 5 और 16,500, यानी कि कितने की कमी है, 3,500 की कमी है। इस अमाउंट को तो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करेंगे, लेकिन इस अमाउंट को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो नहीं करेंगे, ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। आप क्लियर है? अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तब तो हम डालेंगे लायबिलिटीज में बैलेंस शीट में, अगर वो माइनस में आ रहा है तो हम कहां डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये कि आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस से फंड मिला है, स्पेसिफिक चीज के लिए फंड मिला है, तभी हम इसको शो करेंगे। अब हमारे कौन कौन से फंड होते हैं, किस किस टाइप के फंड होते हैं, उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक नया बीच में ट्रिक आई है, क्या, कोई एसेट्स क्रिएट करी जा रही है, एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड,
कोई एसेट्स क्रिएट करी जा रही है अपने स्पेसिफिक फंड से, मान लो। तो अब यहां क्या है कि एसेट्स क्रिएटेड आउट स्पेसिफिक फंड, कोई स्पेसिफिक फंड से एसेट्स को क्रिएट किया जा रहा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि बिल्डिंग फंड है किसके लिए, किस पर्पस के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे और कैसे होंगे, इसके ट्रीटमेंट क्या होंगे भाई? देखो, सबसे पहली बात, इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड में। सबसे पहली बात, ये आपकी बैलेंस शीट, ठीक। अब सबसे पहले जितना इसमें हमने अमाउंट डाला होगा एसेट्स में, कितना आएगा, जितना भी बिल्डिंग का जो वर्क है वो इन प्रोग्रेस है, यानी कि चल रहा है अभी, कितना, मान लीजिए 5 लाख। यही 5 लाख हमारे कैपिटल फंड में भी जाएंगे, यहाँ कैपिटल फंड में, और यही 5 लाख हमारे जो बिल्डिंग फंड है उसके ओपनिंग बैलेंस में भी ऐड होंगे, सॉरी लेस होंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे इस फंड में से खर्च हो चुका है। दोबारा समझना, जब भी हम किसी एसेट्स को क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिफिक फंड से लेके, जितना उस पर खर्चा हुआ है अब तक उसको एसेट्स में डालेंगे, एसेट बन रही है वो हमारी, और उस खर्चे को उस फंड में से लेस और कैपिटल फंड में उस खर्चे को जोड़ देंगे। ये तो हमारा था। उसके बाद और भी कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और एक होते हैं हमारे रिस्ट्रिक्टेड फंड। एक होते हैं हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का मतलब क्या होता है, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता, इनको हम अपने हिसाब से जैसे मैनेज करना चाहें वैसे कर सकते हैं, जिसको हम जनरल फंड और कैपिटल फंड भी कहते हैं। कैपिटल फंड में आपको बताया ही था, है ना। उसके बाद होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन से फंड होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन कौन से होते हैं? रिस्ट्रिक्टेड फंड वो फंड होते हैं जो उसी पर्पस के लिए यूज करे जाएंगे जिस पर्पस के लिए दिए गए, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, एंडोनमेंट फंड, एन्युटी फंड, लोन फंड, प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड। जैसे बात करी जाए गवर्नमेंट ग्रांट की, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट गवर्नमेंट के द्वारा किए किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा दिया जाता है, और इसके लिए एक अलग से फंड प्रोग्राम बनाया जाता है, कहाँ पैसा खर्च किया जा रहा है, कैसे पैसा खर्च किया जा रहा है ना। तो इसको आप ट्रीटमेंट तो आपको मालूम है, लायबिलिटी में शो करते हैं, जो भी खर्चे होते जाते हैं वो माइनस, और जो भी इसमें इनकम होती है वो ऐड। ऐसे एंडोनमेंट फंड होता है। एंडोनमेंट फंड क्या होता है? ये ऐसा फंड होता है जो कि हमारे किसी गिफ्ट से या डेवोटी ने हमें एक साथ पैसा दे दिया, उससे अराइज होता है। एन्युटी फंड, लोन फंड। तो ये अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट की जो दिक्कत आप लोगों की रहती है वो एकदम खत्म हो जाएगी। सबसे पहला यहां ट्रांजैक्शन है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे और बैलेंस शीट में क्या करेंगे। सबसे पहला है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब कि कोई डोनेशन जिसको मालूम है कि ये डोनेशन इसलिए दी गई है, ये डोनेशन बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में दी गई है, ये डोनेशन मशीनरी के किसी काम के लिए दी गई है, यानी कि आपको मालूम है कि जो डोनेशन दी है वो इस पर्पस के लिए दी है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में कहां आएगा? डेबिट साइड में आएगा, रिसीप्ट साइड, क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, और बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में जाएगा अपने ही एक सेपरेट हेड के नाम से। दूसरा आपका जनरल डोनेशन, आपको डोनेशन मिली है, बस आपको नहीं मालूम किस पर्पस के लिए, तो ये कंपनी के पास फायदा है ना। तो ये हमारी डेबिट जाएगी कहां? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, यानी रिसीप्ट साइड में जाएगी डेबिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगी, इनकम साइड में क्रेडिट में, और आपकी बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं आएगी। ये बच्चों का बहुत ही डाउट रहता है लीगेसी और जनरल डोनेशन में। बेटा जैसे ही लीगेसी और जनरल डोनेशन आए, आप लोगों को ये देखना है कुछ एडजस्टमेंट में कह तो नहीं रहा कि लीगेसी का इतना परसेंट हम रेवेन्यू ट्रीट करेंगे, लीगेसी का इतना परसेंट हम एक्सपेंडिचर इनकम में डालेंगे। तो लीगेसी पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड में आएगी, यानी कि रिसीप्ट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगी जब तक कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा, और लायबिलिटी साइड में अपने ही एक सेपरेट हेड के नाम से आएगी लीगेसी, है ना। एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस जब भी हमारे कोई मेंबर बनना चाहता है तो वो शुरुआत में पेमेंट करना पड़ता है। रिसीप्ट साइड में ये डेबिट साइड में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आएगी, इनकम साइड में, और बैलेंस शीट में ये कहीं नहीं आएगी।
लाइफ मेंबरशिप फीस यानी कि एक बार पेमेंट कर दिया उसके बाद आपको पेमेंट करना ही नहीं है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो डेबिट साइड में जाएगी यानी कि रिसीप्ट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहीं नहीं आएगी क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट है, बार बार नहीं देना। लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में भी आपको ये देखना है कि कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं कह रहा कि इतना % हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है या नहीं डालना। लायबिलिटी साइड में लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है वो हमारी अपने एक सेपरेट हेड के नाम से आती है। सेल्ड ऑफ ओल्ड एसेट्स यानी कि जो हमने ओल्ड एसेट्स थी वो बेच दी, जितना बेच के पैसा मिला वो अमाउंट तो जाता है डेबिट साइड रिसीप्ट एंड पेमेंट में यानी कि रिसीप्ट साइड। अगर आपको बेच के प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा, और अगर आपको बेच के घाटा हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। एसेट्स चली गई तो बचेगा क्या, यानी कि एसेट्स बैलेंस शीट में नहीं शो होगी। उसके बाद नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन या पीरियोडिकल्स, इसे बेचने में जो भी अमाउंट हमें मिला वो डालेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा, चला गया। सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर हमने कोई अपना स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा है तो पैसा आया, ये हमारा डेबिट साइड में जाएगा रिसीप्ट एंड पेमेंट में, और क्रेडिट साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। एक ये डाउट रहता है पेमेंट ऑफ होनोरेरियम, और बच्चे कहते हैं सर ये है क्या। हॉनोरेरियम का मतलब है बेटा कि जो कोई हमारे एनपीओ का मेंबर ही नहीं था उसके बाद भी उसने हमें कुछ सर्विसेज दी, उन सर्विसेज के बदले हमने उसे पैसा दिया, दिस इज नोन एज होनोरेरियम। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड जाएगा पेमेंट साइड में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा एक्सपेंडिचर के, बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा। कुछ ग्रांट्स होते हैं जो हमें किसी से मिलते हैं, या तो गवर्नमेंट से, तो जनरल ग्रांट और स्पेशल ग्रांट। जनरल ग्रांट यानी कि ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से, आपको नहीं मालूम क्या करेंगे आप, बस पैसा मिला है आपके पास, तो ये आपके रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट में कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई स्पेशल ग्रांट है यानी कि ग्रांट में लिखा हुआ है कि किस लिए मिला है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट के तो डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन यहां नहीं कहीं, क्योंकि ये कैपिटल रिसीप्ट हो गया, और कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड में जाता है, भी सब समझेंगे वहां। उसके बाद रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो आपको मालूम ही है, वो सारे रिसीप्ट जो आपको बार बार मिलने हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, और आपकी बिजनेस की जो भी एक्टिविटी है उससे मिलते हैं, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड में जाएगा यानी कि रिसीप्ट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में जाएगा यानी कि इनकम साइड, और बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो हमारे कंपनी के खर्चे होते हैं, हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे वो खर्चे हमें रिकरिंग नेचर के, जैसे सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ये हमारे पेमेंट साइड आएगा यानी क्रेडिट साइड, सॉरी रिसीप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड जाएगा पेमेंट साइड, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड जाएगा यानी एक्सपेंडिचर साइड, बैलेंस शीट में इसका कुछ नहीं करेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक बार चला गया पैसा उसके बाद नहीं खर्च करना, जैसे कि परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ मशीनरी, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो ये क्रेडिट साइड जाएगा पेमेंट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब कुछ नहीं होगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इसकी अलग से हेडिंग आ जाएगी, एसेट्स में प्लांट मशीनरी जो भी है ये। तो यहां पे हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का गुरुजी ने हमारे जो डाउट्स थे वो तो खत्म कर दिए। इसके तुरंत बाद हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट, और आप देख रहे होंगे कि आपको 2 बैलेंस शीट बनानी पड़ रही है, एक आपकी है ओपनिंग बैलेंस शीट और एक है आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि कंपनी का जो कैपिटल फंड होता है वो मिसिंग है, यानी कि क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दे ही नहीं रखा, या और कोई ऐसा आइटम है जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा, उस आइटम को निकालने के लिए हम पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, उस आइटम को फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या होता है सर, बेटा ये ओपनिंग बैलेंस शीट यानी कि साल की शुरुआत में बनाई जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल जो भी ईयर दे रखा है, तो 1 अप्रैल को जो भी हमारी एसेट्स का बिगिनिंग का बैलेंस था, जैसे बिल्डिंग का बिगिनिंग का बैलेंस, फर्नीचर, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का है, इसका सारा बैलेंस आ जाएगा एसेट साइड में। और लायबिलिटी साइड में भी सेम, कोई भी हमारी ओपनिंग लायबिलिटी का बैलेंस, जैसे क्रेडिटर का बैलेंस, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन था बिगिनिंग का वो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था वो, ये सारी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है। उसके बाद क्या होता है, एसेट्स का टोटल किया, एसेट्स का टोटल ज्यादा आया, लायबिलिटी का टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल कम आया, तो जितना एसेट ज्यादा है लायबिलिटी साइड से उसको माइनस करके हम डाल देते हैं
कैपिटल फंड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड का हेड खोलते हैं और उसमें वो अमाउंट डाल देते हैं। यहां से बन गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट और कैपिटल फंड निकल के आ गया। क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एक एक चीज। आप बनाने बैठे क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि साल के एंड की बैलेंस शीट, एक साइड आपकी लायबिलिटी और एक साइड आपका एसेट्स। एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो कैश इन हैंड है बिगनिंग का बैलेंस भी आपका कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस में भी जाता है। तो पहले मैं एसेट्स की बात करूंगा। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, साल के एंड का जो बैलेंस दे रखा है, यानी कि आपको जो एसेट साइड में बैलेंस दे रखा होगा कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में, कैश इन हैंड एंड का और कैश एट बैंक एंड का, वो यहां लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारी फिक्स एसेट्स है उसको लिखेंगे। हमने वो और परचेज करी तो ऐड, उस पर डेप लगा तो माइनस, उसका कुछ पोर्शन सेल कर दिया तो जो जितनी बुक वैल्यू पे वो सेल करा था वो माइनस, उसके बाद फिक्स एसेट का टोटल। कोई स्टॉक दे रखा है जैसे कि स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग, मशीनरी, मेडिसिन, उसके जो साल का एंड का बैलेंस है वो यहां साल का बिगनिंग का जाएगा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट, सैलरी और कोई अदर एक्सपेंसेस, उसका जो एंड का बैलेंस है क्या होगा, एसेट साइड में। उसके बाद कोई हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है यानी कि इनकम हमारी बकाया है, पैसा अभी मिलना है, जैसे कि आपकी सब्सक्रिप्शन, जैसे कि आपका लॉकर रेंट और कोई इनकम एट द एंड, तो वो हमारी कहां जाएगी, एसेट साइड। अब लायबिलिटी की बात करूं तो लायबिलिटी में सबसे पहले हम डालते हैं कैपिटल फंड की हेडिंग। और कैपिटल फंड में हमारा क्या क्या आता है, सरप्लस या डेफिशिएट। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें सरप्लस हुआ तो कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और डेफिशिएट हुआ तो लेस हो जाएगा। क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस आपको दे रखी होगी, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी कैपिटल फंड में, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कहीं एडजस्टमेंट में कुछ दे तो नहीं रखा। अगर एडजस्टमेंट में कुछ अलग से दे रखा है कि इतना परसेंट कैपिटलाइज करेंगे तो लाइफ मेंबरशिप फीस का उतना ही परसेंट यहाँ पे आएगा, बाकी जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक फंड होता है, उसका अलग से हेड बनेगा फंड। जैसे मान लो स्पोर्ट्स फंड बना, अब इस फंड के लिए कोई डोनेशन रिसीव्ड हुई या कोई भी अदर रिसीप्ट हुई वो इसमें जुड़ जाएगी। इस फंड के लिए कोई भी ब्याज आई या अदर इंटरेस्ट आई वो इसमें जुड़ जाएगी। इसमें जो खर्चा हुआ बच्चों से माइनस हो जाएगा, बैलेंस बाहर। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स, ये तो आपको मालूम ही है, लायबिलिटी में आते हैं। लास्ट में हमारी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, सैलरी और अदर एक्सपेंसेस, और हमें कोई इनकम रिसीव्ड हुई है एडवांस में जैसे कि लॉकर रेंट वगैरह। यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है और यहीं पर करेंगे। अगर हम हॉस्पिटल चला रहे हैं तो मेडिसिन कंज्यूम करेंगे, अगर स्पोर्ट्स क्लब चला रहे हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम करेंगे। तो इनके लिए हमें एक सेपरेट स्टॉक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जो कि बताता है कि हमने कंजप्शन कितना किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये आपको काफ़ी ध्यान से समझना है। जैसे मैंने कहा, कोई भी कंज्यूमर गुड्स ले लो, कोई भी कंज्यूमेबल गुड्स ले लो, अब उससे क्या होगा, मैंने बात करी स्पोर्ट्स मटेरियल की, स्पोर्ट्स मटेरियल की, तो इसमें क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक होगा किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का, अगर हमने पूरे साल में कुछ और भी परचेज किया है या मैं कह सकता हूं नेट परचेज किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। नेट परचेज, ऐड नेट परचेज, और लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। इतना करने पर जो आएगा वो तो आपका होगा बैलेंस, ठीक, वो तो आपका होगा बैलेंस। लेकिन यहाँ पे मैंने भी आपको बताया नेट परचेज, इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना हमारी बात, एक बात मेरी ध्यान समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए चलो स्टेशनरी कंज्यूम, कोई पर्सन है, ऑफिस है, तो हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, स्टेशनरी। बेसिकली सर ये कहाँ जाएगा, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड शो करता है। इसमें करते क्या है, स्टेशनरी में हम पहले हम ये पता लगाते हैं कि हमने कितना पेमेंट दिया है स्टेशनरी का, जिससे हमें नेट परचेज मालूम पड़े। पेमेंट में हम कैसे देखते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया होगा स्टेशनरी का पेमेंट कितना दिया है, आपको ये देखना है। आपको स्टेशनरी में ये दे रखा है कि अमाउंट पेड, या ये दे रखा है परचेज ऑफ स्टेशनरी। ये भी मैं बता रहा हूं कि अगर आपको अमाउंट पेड दे रखा है तब क्या करेंगे, हमें क्रेडिटर्स दे रखे होंगे बिगनिंग के। जब बिगनिंग के क्रेडिटर्स हैं, बिगनिंग के लेनदार हैं, तो हम इन्हें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और पिछली साल के हैं
और कुछ क्रेडिटर्स होंगे इस साल के एंड के लेनदार हैं, यानी इसी साल के हैं, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ध्यान समझना, पेमेंट आपको अगर दे रखा है अमाउंट पेड, तब हम ऐसा करेंगे, क्रेडिटर जो दे रखा होगा बिगनिंग का लेस कर देंगे, क्रेडिटर जो दे रखा होगा एंड का ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद आपके पास आएगा परचेज ऑफ स्टेशनरी। परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी की वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद आपको देखना है कि ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है स्टेशनरी का और क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे। ये आपको करना है जब अमाउंट पेड दे रखा है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कभी इसमें क्रेडिटर्स को जोड़ते हैं कभी नहीं जोड़ते, तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको अमाउंट पेड दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या अमाउंट पेड फॉर एनी कंज्यूमर गुड्स, तब तो ये वाला फंडा यूज करेंगे। अगर आपको दे रखा है परचेज ऑफ स्टेशनरी, उस कंडीशन में हम वो क्रेडिटर्स को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो उसमें हम क्या करेंगे सर, बस ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग स्टॉक। जो भी आपका आएगा आंसर उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो कर देंगे। ठीक, तो अभी ये सारी चीज क्लियर है ना। और यहीं पर आपका ये जो चैप्टर है ये फिनिश आउट होता है। बस इसमें सब्सक्रिप्शन वाला फंडा अच्छे से समझ लीजिएगा, जो 3 साल वाला फंडा होता है, तो उसके लिए जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा, वहां जब क्वेश्चंस को करवाऊंगा तो डिटेल में मैं उसको भी समझाऊंगा साथ के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, किसी भी टॉपिक में डाउट हो इसमें, तो बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा